हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पार्टिकल इंस्टीट्यूट। क्लास 10th लेक्चर नंबर 3 लेके आ गए हैं। आज सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा होमवर्क क्वेश्चन। उसके बाद हम स्फेरिकल मिरर का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आलम और आप देख रहे हैं पार्टिकल इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने HW दिया था। क्या दिया था कि एक मिरर इस तरह से रखी हुई थी। हाँ सर, इसे हमने मिरर 1 कहा था और एक मिरर ऐसे रखा हुआ था इसके ऊपर इंक्लाइन करके, इसे हमने मिरर 2 कहा था, है ना। एक ऑब्जेक्ट इसके बीच में सिमेट्रिकली मैंने प्लेस किया था, है ना, सिमेट्रिकली प्लेस किए थे। और ये एंगल जो बना रहे थे मिरर 2 के साथ 10 डिग्री बना रहे थे और साथ ही साथ मिरर 1 के साथ भी 10 डिग्री एंगल बना रहे थे। हमसे क्या पूछा था, नंबर ऑफ इमेज बताओ। तो नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा। 360 बाई थीटा। थीटा क्या होते हैं, एंगल बिटवीन बोथ द मिरर। दोनों मिरर के बीच में जो एंगल होती है वही थीटा होती है। दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना होगा, 10 + 10 20 डिग्री। तो यहां से हो जाएगा 360 बाई 20 डिग्री और इसे डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएंगे। कितने, 18। 18 एक इवेन नंबर है। जब मैंने बताया था कि इस फॉर्मूले से अगर इवेन आएंगे तो उसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, एक कम करके हमें लिखना होता है। तो नंबर ऑफ इमेज जो फॉर्म होंगे इसमें n-1 होते हैं इवेन के केस में। n कितने हैं, 18 - 1 यानी 17 इमेज टोटल फॉर्म होंगे। कितने, 17 इमेज टोटल फॉर्म होंगे। ठीक है, 17 इमेज टोटल फॉर्म होंगे। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्फेरिकल मिरर, है ना। आज स्फेरिकल मिरर के बारे में सारा चीज हम पढ़ेंगे, है ना। स्फेरिकल मिरर के बारे में सारा चीज जानेंगे। चलिए तो हेडिंग लगाइए, है ना, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, देखिए, इट इज द reflecting surface of sphere. It is the reflecting surface of sphere is called spherical mirror. Spherical mirror. स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फीयर्स के ही रिफ्लेक्टिंग पार्ट होते हैं ना। स्फीयर के ही क्या होते हैं, रिफ्लेक्टिंग पार्ट। इट इज द रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ स्फीयर। यहाँ पार्ट लिख लीजिए, है ना, रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ स्फीयर, है ना। स्फीयर के ही टुकड़ों से स्फेरिकल मिरर को तैयार किया जाता है ना। स्फीयर के टुकड़ों से स्फेरिकल मिरर को बनाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम भी स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर। चलिए टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर डालिए, है ना। टाइप्स, हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं स्फेरिकल मिरर। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के, है ना। तो यहां लिखिए 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। पहला जो टाइप होता है उसे कहा जाता है कॉन्केव, है ना। फर्स्ट टाइप को कहा जाता है कॉन्केव मिरर। और सेकेंड टाइप को कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को स्फेरिकल मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्फीयर्स के टुकड़ों से ही तैयार किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाता है स्फेरिकल मिरर को, है ना। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब स्फीयर मिरर को कैसे तैयार किया जाता है जरा ये देखते हैं। नोट डाउन कर लिया, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए इसे, ठीक है। चलो स्फेरिकल मिरर कैसे तैयार किया जाता है जरा देखिए। मान लीजिए ये स्फीयर है मेरे पास, क्या है, ये स्फीयर है ना। ये हमारे पास क्या है, स्फीयर है। ये हमारे पास क्या है, स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर। ओके, चलो ये सेंटर होते हैं स्फीयर का। हाँ सर, ये सेंटर ऑफ स्फीयर होता है। ओके, अगर मैं इस स्फीयर को यहां से कट कर दूं, ठीक है, यहां से कट कर दूं, ऐसे कट कर दूं, आपकी मर्जी, जैसे भी कट करना चाहें। अगर मैं इस तरह से स्फीयर को कट कर दूं, ठीक है, स्फीयर को कट करूंगा तो ये स्फीयर का टुकड़ा मिलेगा मुझे। ये टुकड़ा कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। हाँ सर, ये टुकड़ा ऐसा ही तो दिखेगा, ये टुकड़ा ऐसा दिखेगा, ठीक है। इधर से भी ये टुकड़ा मैंने निकाल लिया, ये टुकड़ा कैसा दिखेगा, इधर ऐसे दिखेंगे, ठीक है सर। ये दोनों टुकड़ा दिखेगा इस तरह से, ठीक है। ये मैंने एक होलो स्फीयर लिया। स्फीयर कैसा लिया हूं, होलो स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर नहीं है, अंदर खाली है। जो बॉल होता है ना, बॉल, क्रिकेट बॉल या फुटबॉल जो होते हैं, अंदर हवा भरा होता है, बाहर ही चदरा लगा हुआ होता है। तो वैसा ही ये है, ठीक है, बाहर चदरे लगे हुए हैं इस तरह से, ठीक, अंदर हवा भरा हुआ है, होलो है, ठीक। इसे मैंने कट कर दिया, यहां से मैंने इसे बाहर निकाल दिया, ठीक है।
अगर मैं इसको सिल्वर्ड करता हूं, मिरर बनाने का तरीका क्या होता है, मैंने बताया था कि सिल्वरिंग करनी पड़ती है एक सरफेस को और दूसरे सरफेस को पॉलिश करनी होती है, स्मूथ करने होते हैं। तो अगर मैं इसको सिल्वर्ड कर दूं आउटसाइड, है ना, अगर मैं इस टुकड़े को आउटसाइड क्या कर दूं, सिल्वरिंग कर दूं, है ना, सिल्वर्ड कर दूं, सिल्वर्ड आउटसाइड, या फिर बल्ज, इसी को क्या बोला जाता है, बल्ज पार्ट को मैं अगर सिल्वर कर दूं तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो होगा ये होलो स्फीयर की तरफ होंगे, होलो पार्ट की तरफ होंगे, ये होलो खाली या कॉन्केव पार्ट की तरफ, या इनसाइड भी बोलते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट यानी जो पॉलिश्ड पार्ट होगा वो अंदर होगा, तो इनर पार्ट जो होगा यहाँ पे कैसे होंगे, रिफ्लेक्टिंग की तरह बिहेव करेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, इनवर्ड, या फिर इसी को बोला जाता है होलो साइड यानी खाली साइड, ठीक है, या इसी को हम कह सकते हैं कॉन्केव साइड, ठीक है, कॉन्केव साइड। ये तीन टर्म हम बोल सकते हैं इसी के बारे में, इनवर्ड और होलो साइड और कॉन्केव साइड, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो किधर तैयार हो रहा है, होलो साइड की तरफ, कॉन्केव साइड की तरफ, और अगर मैं सिल्वर्ड किधर कर रहा हूं, आउटसाइड कर रहा हूं, ठीक है, तब जो ये मिरर हमें मिलेंगे, क्योंकि ये स्फीयर का पार्ट है, हमने इस तरह से इसे सिल्वर्ड कर दिया, तब जो मिरर मिलेंगे इस मिरर को हम कहेंगे कॉन्केव मिरर। तो समझ में आया, कॉन्केव मिरर कैसे बनाया जाता है, ऐसे ही बनाए जाते हैं, कॉन्केव मिरर, इसी को क्या कह देंगे, कॉन्केव मिरर, है ना, किताबों में ऐसे डाल दिया जाता है पॉलिश करके, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो अब इधर वाला देखो, एक तो हमने उधर बाहर से पॉलिश मतलब सिल्वर्ड किया है, बाहर से क्या किया है, सिल्वर्ड किया है। एक तरीका यह भी है कि हम अंदर से सिल्वर्ड कर सकते हैं इस टुकड़ों को, हाँ, जो टुकड़ा है हमारे पास स्फीयर का, उस टुकड़े को हम अंदर से भी तो सिल्वर्ड कर सकते हैं, यस सर। जब आप अंदर से सिल्वर्ड करते हो, सिल्वर्ड किधर से किए हो, अंदर से, सिल्वर्ड इनसाइड किए हैं, या फिर हम इसी को क्या कहते हैं, होलो साइड में आपने सिल्वर्ड किया, होलो साइड। और बल्जिंग पार्ट जो है ये बल्ज कहलाता है, ये उभरा हुआ पार्ट को क्या कहते हैं, बल्ज, है ना, बल्ज पार्ट जो है यहाँ पे बल्ज, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करेगा, कैसा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह। इस केस में जो मिरर हमें मिलता है, ये जो मिरर हमें मिला है, इसे कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। ऐसे मिरर को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, तो है ना, तो समझ में आया कि स्फेरिकल मिरर कॉन्केव और कॉन्वेक्स क्यों कहलाता है, क्योंकि ये स्फीयर्स के टुकड़ों से बनाए जाते हैं, इसलिए ये स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके हम इरेज करने जा रहे हैं, ओके, आपने कर लिया होगा। अच्छा जरा देखो, इसमें बहुत सारे टर्म हम देख लेते हैं। ये सेंटर ऑफ स्फीयर है, क्या है ये, सेंटर ऑफ स्फीयर है ना, सेंटर ऑफ स्फीयर है ये, सेंटर ऑफ स्फीयर। चलिए ये सेंटर ऑफ स्फीयर है, और ये रेडियस ऑफ स्फीयर है ना, रेडियस, ये क्या हो जाएगा, रेडियस नहीं हो जाएगी भाई साहब, यहाँ सेंटर से अगर आप बाउंड्री का कोई भी पॉइंट को ज्वाइन करते हो एक लाइन से, तो वो रेडियस होता है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर है ना, रेडियस ऑफ स्फीयर। चल रेडियस ऑफ स्फीयर, इतना नोट डाउन कर लीजिए, हम इरेज कर रहे हैं। तो हमें समझ में आ गया कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को बनाया कैसे जाता है, और इसे स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्फीयर की मदद से ही बनाई जाती है, होलो स्फीयर। कैसी स्फीयर से बनाई जाती है, होलो स्फीयर से बनाई जाती है। चलिए आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो कॉन्केव मिरर का, है ना, जल्दी जल्दी। कॉन्केव मिरर, इसका डेफिनेशन लिख लो। कॉन्केव मिरर, इट इज मेड by silvering outside of part of sphere, स्फीयर के पार्ट, है ना, स्फीयर का पार्ट जो मिलता है हमें, उसके आउटसाइड जब हम सिल्वर्ड करते हैं, किधर, आउटसाइड, सच दैट, इसी में लिखिए, सच दैट रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज इनसाइड या कॉन्केव साइड। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्केव मिरर कहते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्केव मिरर। ये है कॉन्केव मिरर, ठीक है, ये क्या है, कॉन्केव मिरर है, ओके, बना लीजिए इतना। एक कॉन्वेक्स मिरर देखिए, इसका भी डेफिनेशन लिख लो। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इट इज मेड बाई सिल्वरिंग, बस यहाँ इनसाइड लिख दीजिए, है ना, यहीं पे इनसाइड कर दो, इनसाइड ऑफ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, यस सर, सच दैट
रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज आउटसाइड या बल्ज, है ना, बल्जिंग साइड। चलो भाई इतना नोट डाउन करो। ये हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर कैसे होते हैं, इस तरह के, है ना, इसे पॉलिश अंदर से किया जाता है। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा आपने, मैं इरेज करने जा रही इसे। अब हेडिंग डालिए सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। कुछ ऐसे टर्म जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है ना, वो टर्म क्लियर करते हैं। फिर इमेज इसका देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से इमेज बनते हैं। जैसे हमने प्लेन मिरर में देख लिया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्लेन मिरर के सामने है तो उसका कैरेक्टर इमेज किस किस तरह के बनते हैं, क्या क्या कैरेक्टर के बनते हैं, वो हमने आपको प्लेन मिरर में समझाया था कि वर्चुअल बनते हैं, इरेक्ट बनते हैं, है ना, सेम साइज के बनते हैं, और उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनते हैं जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखी होती है मिरर से। ठीक है, ये सारी चीजें लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनते हैं। ये सारी चीजें हमने प्लेन मिरर में बताया था इमेज फॉर्म करके। इसी तरह से इमेज फॉर्मेशन से पहले कुछ हम टर्म देखेंगे जो कि इमेज फॉर्मेशन में मदद करेगा। ठीक है, तो लिखिए सम टर्म्स रिलेटेड टू रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल, यहाँ स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या है, दोनों मिरर, कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों। स्फेरिकल मिरर यानी दोनों में होते हैं ये सारी चीजें। सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। सबसे पहला टर्म डालिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखिए, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सीओसी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ स्फीयर जो होता था ना, सेंटर ऑफ स्फीयर जो अभी दिखाए थे, सेंटर ऑफ स्फीयर, वही मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। वही क्या होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। सेंटर ऑफ स्फीयर ही स्फेरिकल मिरर का क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ स्फीयर ही स्फेरिकल मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, यानी यह था हमारे पास स्फेरिकल मिरर, मतलब स्फीयर था, स्फीयर का ये सेंटर थे, हमने यहाँ पे मिरर बनाए थे। यस, कॉन्केव मिरर, ये जो कॉन्केव मिरर हमारे पास तैयार हुआ था, इधर हम कॉन्वेक्स मिरर बना सकते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, ये जो कॉन्वेक्स मिरर तैयार हुए थे, ये सेंटर था स्फीयर का। ये सीओसी कहलाएंगे इन दोनों मिरर के लिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर ऑफ स्फीयर होता है वही इन दोनों मिरर के लिए क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए टर्म क्लियर हो गया होगा। इसे रिप्रेजेंट किसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल सी। इसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कैपिटल सी से। अच्छा, लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में हमने ये बताया था कि कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं और वो सेंटर से पास होता है, वो नॉर्मल होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं। कोई भी लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं और वो सेंटर से पास हो जाता है, वही क्या होता है, नॉर्मल। और भाई कोई भी लाइन हमने बताया था ना, जो सेंटर से पास हो, कोई भी लाइन जो सेंटर से पास हो वो नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है उस पॉइंट। हाँ सर, ये आपने बताया था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मिरर के, ये मिरर है इतना सा, मिरर के किसी भी पॉइंट से हम अगर एक लाइन पास करें और वो सीओसी से पास होता हुआ जाए, है ना, मिरर के किसी भी पॉइंट है, मिरर तो भाई साहब बाउंड्री स्फीयर का ही है ना, स्फीयर की बाउंड्री से और सेंटर से जो लाइन पास होगी वो नॉर्मल। इसी तरह से हम कह सकते हैं मिरर की बाउंड्री से सेंटर से पास होने, मिरर की बाउंड्री के एक पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन भी क्या कहलाएंगी, नॉर्मल कहलाएंगी, है ना। यानी कि अगर मिरर में हमें, स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल ड्रॉ करने होते हैं तो एक लाइन हम पास कर देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जितनी भी लाइनें सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होंगी वो सबके सब नॉर्मल कहलाएंगे स्फेरिकल मिरर में, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो यहां पे हम लिख सकते हैं, नॉर्मल कैन बी ड्रॉन इन स्फेरिकल मिरर just bypassing the line through COC से लाइन पास कर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, C फॉर सेंटर, O फॉर ऑफ, C फॉर कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन पास होंगी वही मिरर का नॉर्मल कहलाएगा। ये 3 पॉइंट फटाफट लिखिए। ठीक है, इस 3 पॉइंट को लिखिए। चलिए आगे देखते हैं अगला टर्म, ये इरेज करने जा रहा है। सेकेंड टर्म देखिए, ये क्या है, मेरा सेंटर है ना, सेंटर। अब एक और टर्म लिखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहेंगे,
रेडियस ऑफ स्फीयर को ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे मिरर का। रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है? ये है रेडियस ऑफ स्फीयर, है ना, ये है रेडियस ऑफ स्फीयर। यही रेडियस ऑफ स्फीयर जो होगा ना इस मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। बात खत्म। रेडियस ऑफ स्फीयर ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाते हैं उस मिरर के लिए, है ना, या इस मिरर के लिए, किसी भी कॉन्केव या कॉन्वेक्स किसी भी मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर वही होता है जो रेडियस ऑफ स्फीयर होते हैं। जिस स्फीयर से बना हुआ है उसी स्फीयर में चेक करेंगे। ये मिरर जिस स्फीयर से बना होगा ना उसी स्फीयर में जाके चेक करेंगे, ना कि किसी और स्फीयर में जाके चेक कर लेंगे, उसी स्फीयर में चेक करना है। चलिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, it is the radius of sphere, it is the radius of sphere is called radius of curvature for mirror, radius of curvature for mirror, यही क्या कहलाएंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर मिरर, मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएंगे। इतना नोट डाउन करिए, है ना, इस पॉइंट को नोट डाउन करिए। एक और टर्म है, जरा देखो, थर्ड टर्म पोल, है ना, क्या है? पोल है, ठीक। पोल किसे कहते हैं? जरा देखो इसके बारे में लिखिए। इट इज द जियोमेट्रिक सेंटर, इट इज द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फीयर, इट इज द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड पोल। अब समझो पोल के बारे में। जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फीयर, जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, यहां पे लिख लीजिए, जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर is called पोल। ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है? स्फेरिकल मिरर, ये भी स्फेरिकल मिरर है। इसके ये पॉइंट, ज्योमेट्रिक सेंटर वो पॉइंट होता है जो कि मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ज्योमेट्रिक सेंटर कौन सा पॉइंट होता है? वो पॉइंट होता है जो मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट से मिरर को अगर मैं तोड़ दूं, मान लीजिए मिरर का बीच वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से मिरर को तोड़ दूं और एक मिरर को दूसरे मिरर के ऊपर रखूं तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, ठीक है। यानी कि पोल जो होता है ज्योमेट्रिक सेंटर होते हैं स्फेरिकल मिरर का, और ज्योमेट्रिक सेंटर वो सेंटर होता है जो कि मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये लाइनें लिख लीजिए। इट डिवाइड द स्फेरिकल मिरर इन टू इक्वल पार्ट। इतना लिखिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए, है ना। इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लिख लेना लाइन में, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल पी, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल पी। और इसमें लिख लीजिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर में इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल आर, ठीक है। चलो इतना नोट डाउन कर लो, मैं इरेज करने जा रहा। पोल क्या होता है भाई? मिरर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला पॉइंट पोल कहलाता है। इट इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। पोल इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है अपर्चर। क्या है? अपर्चर लिखिए इसके बारे में। अपर्चर इट इज द प्लेन सरफेस एरिया, it is the plane surface area from which ray of light enters and fall on mirror या strike on mirror। देखो अपर्चर क्या होता है, देखो हमने बताया था स्फीयर क्या होते हैं भाई साहब। स्फीयर सर्कल थोड़ी ना होता है, स्फीयर 3D फिगर होते हैं। सर्कल हमारे पास क्या होता है? 2D फिगर होता है, 2D फिगर होते हैं। 3D का मतलब 3 डायमेंशन होते हैं स्फीयर में, ठीक है। स्फीयर इस तरह से होते हैं, अंदर कुछ भरा हुआ मतलब हवा होता है अंदर, है ना, ठीक। सर्कल जो होते हैं वो चूड़ी होते हैं ना, चूड़ी जो होते हैं बैंगल वो सर्कल है, स्फीयर फुटबॉल है। और ये मैं जो मिरर बना रहा हूँ सर्कल से बना रहा हूँ कि स्फीयर से बना रहा हूँ? स्फीयर से बना रहा हूँ। तो स्फीयर जो होगा जब मैं इसे यहां से काटूंगा तो वो इस तरह का दिखेगा, अंदर कुछ जगह दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? हाँ, अंदर कुछ जगह दिखेगा। और इस जगह को अगर मैं ये वाला है ना, ये जो पोर्शन है इस तरह का, मैं जब स्फीयर को काटूंगा, मान लो ये स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है। मान लीजिए मैंने स्फीयर को यहां से काट दिया तो स्फीयर ऐसा नजर आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि इसके अंदर पूरा कुछ जगह होगा, है ना, कुछ रख सकते हैं इसके अंदर, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। लेकिन सर्कल होता तो उसमें नहीं रख सकते। सर्कल मान लो ऐसा है, इसे तोड़ दिया तो उसके अंदर नहीं रख सकते हैं कुछ, यानी उसमें वॉल्यूम वगैरह नहीं होता। इसमें वॉल्यूम होता है। जब मैं स्फीयर को तोड़ूंगा
तो यहाँ पे क्या होंगे, कुछ जगह होगा खाली, है ना। इस जगह को अगर मैं किसी कपड़े से बांधू या किसी पॉलिथीन से बांधू या रबर से बांधू, जो रबर का शेप आएगा, जो रबर का शेप आएगा इस फ्रंट पे, मान लो कि ऐसे मैंने बांध दिया, इस तरह से कवर कर दिया। मान लीजिए ये मेरे पास फिजिक्स का एक किताब है ना, मान लीजिए ये रबर है, मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके अटैच कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने, अटैच कर दिया, ये मेरे पास, ठीक है, ये है। उसके बाद ये मेरे पास किताब है या रबर है, मैं जैसे ही अटैच करूंगा तो क्या ये पोर्शन जो है मेरे हाथ को, मेरे उस पार्ट को कवर करेगा, इतना सा पोर्शन, ठीक है, इतना सा पोर्शन आगे लग जाएंगे, हाँ आगे लग जाएंगे। वही पोर्शन जो आगे लग रहा है वो कैसा होगा, जो आगे लगेगा वो कैसा होगा, सर्कुलर नेचर का, सर्कुलर टाइप का फेस नजर आएगा उसको, नहीं आएगा, सर्कुलर टाइप का आएगा कि नहीं। यहाँ पे मान लो आपने एक रबर लगा दिया पूरा, है ना, बिल्कुल, तो सर्कल ही तो बनेंगे। आगे वाला क्रॉस सेक्शन कैसा दिख रहा है, सर्कल। और इसी सर्कल, इसी प्लेन सरफेस एरिया को ये अपर्चर कह रहे हैं। ये जो प्लेन सरफेस एरिया आगे तैयार होगा, यहाँ पे जो तैयार होंगे, यहाँ पे कोई चीज अगर मैं लगा देता हूँ, वही प्लेन सरफेस एरिया अपर्चर कहलाएगा। क्या कहलाएंगे, अपर्चर। और लाइट रेज जो एंटर करेंगी, अब अभी बताओ, ये मान लो मेरी उंगलियां लाइट रेज है, ये लाइट रेज एंटर करेंगे ऐसी है ना, इसी प्लेन सरफेस एरिया से, तो वही बोल रहा है, अपर्चर इज द प्लेन सरफेस एरिया थ्रू फ्रॉम विच रे लाइट एंटर्स, फ्रॉम विच रे लाइट एंटर्स। अपर्चर एक प्लेन सरफेस एरिया है जिसके थ्रू लाइट रेज एंटर करते हैं। सबसे पहले जब लाइट रेज आएंगी तो इसी एरिया से अंदर जाएंगी, है ना, और फिर अंदर जाने के बाद वो फॉल किस पे होगा, मिरर पे। ये अंदर रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ये जो पाम दिख रहा है वो तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है ना मिरर का भाई साहब, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट, इस पे लाइट रेज स्ट्राइक करेंगी, इसके ऊपर लाइट रेज स्ट्राइक करेंगी। कब करेगी, जब अपर्चर से पहले एंटर करेगा फिर इसके ऊपर टकराएगा। अपर्चर क्या होता है, प्लेन सरफेस एरिया जो आगे फ्रंट पे बन रहे हैं। ये कैसे दिखते हैं, सर्कुलर, ठीक है, ये हम बना देंगे आपको। ये मान लीजिए मिरर मैंने निकाल लिया, ठीक है, ये कोई भी एक मिरर निकाल लिया, यहाँ देखो अपर्चर, ये है मेरे पास अपर्चर। अब यहाँ पे जरा समझना, ये मैं मान लो कि स्फीयर को कट करके निकाल लिया हूं। अब यहाँ भाई साहब एक मैं क्या लगा दिया, रबर लगा दिया। जब मैं एक रबर लगा दूंगा या पॉलिथीन लगा दूंगा, ये जो नजर आएंगे, ये कैसे नजर आएंगे, सामने वाला सर्कुलर, ये कैसा नजर आएगा, सर्कल, सर्कल नजर आएंगे। यही सर्कल अपर्चर है हमारे लिए। यही सर्कल क्या है, सरफेस एरिया जो बना रहा है सर्कल का, सर्कल टाइप का, है ना, सरफेस एरिया जो बनेंगे, यही हमारे लिए क्या है, अपर्चर है। यही हमारे लिए अपर्चर है। और इसी सर्कल का सेंटर होगा भाई साहब, सेंटर होंगे, तो ये अपर्चर का सेंटर कहलाएंगे। किसका, अपर्चर का सेंटर। और सेंटर से बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस। तो ये रेडियस ऑफ अपर्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ अपर्चर। अपर्चर एक बार अच्छे से मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। मैं डायग्राम बना दे रहा हूं केवल। ए बी क्या होगा, डायमीटर ऑफ अपर्चर होगा, है ना। ए बी इज द डायामीटर ऑफ अपर्चर, ऐसा लिख लीजिए, अपर्चर। इतना नोट डाउन करिए, है ना, इतना नोट डाउन करिए, अपर्चर तक इतना नोट डाउन कर लो। आई होप कि समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई, आपने कर लिया होगा। वीडियो पॉज करके हम इरेज करने जा रहे हैं। एक और टर्म लिखिए इसके बाद, अपर्चर के बाद। अब लिखिए प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। लगाइए हेडिंग प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सा टर्म होगा, पांचवा शायद, है ना, जो भी। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जरा लिखो पहले। इट इज द लाइन, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड P for principal, A for axis, शॉर्ट में मैंने लिख दिया प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल क्या होता था, पोल क्या होता था, मिरर का। पोल वो पॉइंट होते थे जो मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ स्फीयर होता था, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के लिए होते थे। ये कर्वेचर है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन ही क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, वो लाइन जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहे हों, है ना, वो लाइन जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों से पास हो रहे हों, उसी लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर, वो लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही हो, है ना। ऐसी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करते हुए जा रही हो, उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर। नोट डाउन कर लीजिए इसे, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। यही हमारे लिए क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, ठीक है।
ये होंगे प्रिंसिपल एक्सिस हमारे लिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। चलो इतना हो गया। अब एक और टर्म हमें देखना है, वो देखना है फोकस और फोकल लेंथ। ठीक है, फोकस और फोकल लेंथ। चलिए इसे हम इरेज कर रहे हैं। फोकस और फोकल लेंथ, तो हेडिंग डालिए सबसे पहले फोकस। फोकस क्या होता है लिखिए, इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट लाई ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस through which light rays incident parallel to principal axis after reflection passing through it। मतलब समझो, मतलब ये है कि ये हमारे पास मिरर है ना। मान लीजिए फिलहाल कॉनकेव मिरर, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या कह रहे हैं, फोकस क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करती है। पोल क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट। फोकस क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करती है ना। क्या कह रहा है, फोकस इट इज द पॉइंट लाई ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस एक ऐसा पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करती है। फोकस एक ऐसा पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करती है। और क्या, उसके बाद देखो, थ्रू विच लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम कोई भी लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइट रेज है जो हमने क्या किया है, इंसिडेंट किया है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे ये लाइट रेज हमने इसके पैरेलल इंसिडेंट किए है ना। क्या किए हैं, पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट किए। ये पैरेलल लाइट रेज मिरर से टकराने के बाद क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा। और इस मिरर से ये जितने भी इंसिडेंट रेज है मिरर से अगर टकराएगा तो उसके बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन होंगे। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये सारे के सारे रेज एक कॉमन पॉइंट से पास होते हैं। रिफ्लेक्शन होने के बाद ये सारे के सारे रेज किधर से पास होंगे, एक कॉमन पॉइंट से। ये सारे रिफ्लेक्टेड रेज जो कॉमन पॉइंट से पास होता है उसी को फोकस कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस। समझ में आया। जितने भी इंसिडेंट रेज है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, वो मिरर से टकराने के बाद जो उसकी रिफ्लेक्टिंग रेज होंगी वो किसी एक पॉइंट से पास होगा और वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लाई करेंगे। उसी पॉइंट को फोकस कहते हैं। बात खत्म, ये याद कर लीजिए। हो गया, डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। चलो इतना नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब फोकल लाइन जरा समझो। फोकस हो गया। अच्छा, फोकस को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ये देख लीजिए, है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना नोट डाउन कर लो बाबू, है ना, इतना नोट डाउन कर लो। ठीक है सर, मैं इरेज करने जा रहा हूं। अब एक टर्म है फोकल लेंथ, है ना। फोकल लेंथ क्या होता है जरा समझिए। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, सेवन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, the distance between pole and focus। पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज फोकल लेंथ। उसी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। इज कॉल्ड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, उसी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। मान लीजिए ये मिरर है ना। बहुत सारे टर्म हमने देखा मिरर के अंदर, 6 टर्म इनसे पहले देख लीजिए, 7वां टर्म है। हमने देखा कि इसके पास एक प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हैं, है ना। ये हमने देखा। एक पॉइंट हमने अभी फोकस का डिस्कशन किया, है ना। फोकस और पोल के बीच, ये पोल है, ये फोकस है, ये पोल है, ये फोकस है। इनके बीच जो ये डिस्टेंस बन रहा है ना, इनके बीच दूरी है कि नहीं, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है ना। इसी डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे, है ना। इसी डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। क्या कहते हैं इसी को, फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, उसी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं।
इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एफ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए आप। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, हम इरेज करने जा रहे हैं। एक और पॉइंट लिखिए, है ना, एक और पॉइंट लिखिए, एक और पॉइंट समझिए। इसके बाद ये टर्म खत्म हो जाएंगे। इतने ही टर्म हमें समझने थे मिरर में, बाकी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे इसके बाद। एक टर्म होता है, ये शायद 8वां होगा, है ना, फोकल प्लेन। फोकल प्लेन, फोकल प्लेन, ये क्या होते हैं फोकल प्लेन? फोकल प्लेन हम उस प्लेन को कहते हैं जो कि जिसके पास फोकस एज अ पॉइंट होता है ना, एक ऐसा प्लेन जिसमें फोकस हो। फोकल प्लेन क्या होता है? वो प्लेन जिसमें फोकस वाला पॉइंट हो, ये फोकस है ना, फोकस पॉइंट फोकल प्लेन में होते हैं। और ये प्लेन, ये जो प्लेन है वो नॉर्मल होते हैं, यानी परपेंडिकुलर होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का। फोकल प्लेन इज द प्लेन इन विच फोकस एज अ पॉइंट, उसमें होते हैं, फोकस एक पॉइंट होता है, फोकस एक पॉइंट होते हैं, और साथ ही साथ वो फोकल प्लेन जो होते हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो लिखिए फोकल प्लेन, इट कंसिस्ट फोकस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? फोकल प्लेन कहते हैं। फोकल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जिसमें फोकस का पॉइंट होता है, और वो प्लेन, फोकस का पॉइंट होना जरूरी है, और वो प्लेन इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, यानी इस तरह का प्लेन, इस तरह का बता है, इस तरह का प्लेन। मान लीजिए ये फोकस है, ये क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि इस तरह से होंगे, यानी इसके अंदर से प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रहे होंगे, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस इसके अंदर से पास हो रहे होंगे। जहां से ये पास हो रहा होगा ना, ये फोकल पॉइंट इसी के ऊपर कहीं लाई कर रहे होंगे, इसी फोकल प्लेन पे फोकस लाई करता है, फोकस लाई करता है। चलिए, आई होप के समझ में आ गया होगा। चलिए ये इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम इसे इरेज कर रहे हैं, है ना, इरेज कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, और मेहनत करते रहिए। कमेंट जरूर करिए कहां समझ में आया, क्या नहीं आया, है ना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।